करते सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे राजस्थान की सियासत से जुड़ी। ये बेहद अहम खबर है। मदन राठौर बने हैं राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष। राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी सह प्रभारी भी मिले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी थे, लेकिन अब मदन राठौर के कमान में राजस्थान की बीजेपी के नए अध्यक्ष की पद दे दी गई है। राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिले हैं, सह प्रभारी भी मिले हैं। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। विजया राठकर सह प्रभारी के रूप में रहेंगी बरकरार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान बीजेपी को नए प्रभारी भी मिले हैं, सह प्रभारी भी मिले हैं। ये बेहद ही बड़ा अपडेट। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश प्रभारी। हम लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। विजय राठकर सह प्रभारी के रूप में ही रहेंगी आगे भी, और मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कमान सीपी जोशी के हाथ में थी, लेकिन कल ये पूरा घटनाक्रम बदला है और नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बने हैं और अब बीजेपी की कमान मदन राठौर के हाथ में रहेगी। लेकिन ये बदलाव क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, वो आज स्पष्ट तौर पर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये राजस्थान बीजेपी में सियासत का एक नया जो सफर है वो अब शुरू होने वाला है। और अभी हम देखें तो उपचुनाव भी है, ऐसे में उससे पहले ये बदलाव होना बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर ये बेहद अहम बदलाव अब मार्क, क्या ये स्टोन मील मार्क मील साबित होगा या फिर नहीं साबित होगा, माइलस्टोन के तौर पर ये देखना होगा। दूसरी बात कि नए अध्यक्ष के तौर पर जब मदन राठौर को ये कमान संभाली गई है तो क्या होगा, क्योंकि सीपी जोशी के हाथ में जब ये कमान थी तब देखा गया कि 14 सीटें बीजेपी लोकसभा में लेकर आई। और बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष, नई जिम्मेदारी, इस बड़े फेरबदल के पीछे के क्या मायने समझे? जी देखिए, विधानसभा उपचुनाव होना है और ऐसे में माना यही जा रहा था कि सीपी जोशी लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटों पर हार हुई है उसके बाद से बहुत याद थे और वो नहीं चाहते थे कि उपचुनाव में, क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, तो ऐसे में वो यही चाहते थे कि किसी और नेता को ये जिम्मेदारी दी जाए। तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और देर रात मदन राठौर को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। मदन राठौर एक लो प्रोफाइल नेता है, 2 बार के एमएलए रहे, सुमेरपुर है पाली जिले में, वहां से चुनाव जीत कर आते थे और 2013 से 2018 की जो वसुंधरा राजे की सरकार थी उसमें सरकारी उप मुख्य सचेतक थे। उनका 2023 में यानी पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो टिकट काट दिया गया था, उनकी जगह जोराराम कुमावत को टिकट दिया गया था, जो कि अभी बदलाव सरकार में कैबिनेट मंत्री है, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं। वो आहत भी हुए थे और एक बात तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भरोसा दिया था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी। तो उसके कुछ ही महीनों बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया। तो लोगों को लगा कि वाकई बीजेपी ऐसे जो नेता होते हैं जो पार्टी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं उनका हमेशा ख्याल रखती है। तो पहले उनको राज्यसभा भेजा गया और अब उसके ठीक 5 महीने बाद उनको प्रदेश के अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक साधारण जाति से आते हैं जिसकी राजस्थान में कोई बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि छोटी छोटी जो जातियां हैं, छोटा छोटा जो पुनपा होता है उस पर बीजेपी बहुत फोकस करती है। और बदनलाल की जो सरकार है उसमें भी ओबीसी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है कैबिनेट में। तो ठीक एक और प्रयोग किया गया मदन राठौर को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके, लेकिन ये उनके लिए कांटों भरा ताज है। पहली परीक्षा उनकी उपचुनाव में पार्टी को 5 में से कम 2 सीटें जिताने की होगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद करके और बीजेपी ने उनको नेतृत्व थमाया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि उनको परफॉर्म करना होगा, लेकिन क्योंकि एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, अगर वो कड़ी टक्कर भी देते हैं बीजेपी को तो भी एक तरह से पार्टी को लगेगा कि नहीं उनमें उन्होंने अपनी कोशिश की है। इसके अलावा सत्ता और संगठन में जो तालमेल है उसको भी उनको और बेहतर बनाना होगा। और जो जो चीजें हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो धड़ा है वो भले ही अभी तक कहीं मुखर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी उनको निगाहें बरकरार रखनी पड़ेगी। उस धड़े से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलने
का जिम्मा उनके ऊपर होगा। हालांकि वो सबसे संवाद करते हैं, सबसे उनका मिलने का, मुलाकातों का दौर चलता रहता है। और मदन राठौड़ साधारण नेता है जो सब लोगों के बीच में घुले मिले हुए हमेशा से नजर आते हैं। तो बड़ी बात यही है कि एक साधारण नेता को, जिसके बारे में आम कार्यकर्ता कभी ये सोच ही नहीं पाता था कि उनको भी प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसे नेता को बीजेपी ने आगे करके और अपने पार्टी कार्डर को ये संदेश दिया है कि आप काम करते रहेंगे तो मदन राठौड़ की तरह आप भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं, भजन लाल शर्मा की तरह आप भी कभी न कभी मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। तो ठीक है बाबूलाल, ये बताइए कि ओबीसी वर्ग से मदन लाल राठौड़ आते हैं, तो क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पे की गई है उपचुनाव में? और क्योंकि 4 बार भाजपा के पाली जिला अध्यक्ष पद पर भी रह चुके, विधायक का टिकट जरूर कटा लेकिन राज्यसभा सांसद भी बनाए गए, तो दोहरी जिम्मेदारी अब आ गई, अध्यक्ष पद और राज्यसभा सांसद दोनों। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है ओबीसी वर्ग से, बाबूलाल? जी देखिए, वर्ग को साधने की कोशिश है, जिस जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, मुश्किल से उसकी राजस्थान में जो तादाद है वो 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। हाँ। कांची एक जाति है जो ओबीसी से आती है, गुजरात में इसकी बड़ी संख्या है। लेकिन जिस जाति से वो आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही जाति है। तो माना ये जा रहा है कि जो छोटी छोटी पिछड़ी जातियां हैं उनको एक संदेश दिया गया है कि वो बीजेपी का हमेशा से मूल वोट रही है, बीजेपी के साथ ये जातियां खड़ी रही हैं, तो इनको अपने साथ मजबूती से बनाए रखने के लिए इस बार भजनलाल सरकार की कैबिनेट में भी ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हमारे साथ जुड़े रहे रघबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघबीर, इस बड़े बदलाव के पीछे की क्या रणनीति आप समझ रहे हैं? जी देखिए, मदन राठौड़ वो शख्सियत है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से करियर की शुरुआत की। वो 4 बार पाली जिले के अध्यक्ष रहे, काफी सॉफ्ट छवि के नेता माने जाते हैं, संगठन निष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान रही है। और अभी जब सुमेरपुर से उनका टिकट काटा गया इस बार, तो खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें विड्रॉ करने के लिए कहा, इस प्रकार की खबरें भी आई और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसी का फल आज उन्हें मिला है, उसी का गिफ्ट उन्हें मिला है, क्योंकि उस दौरान उन्हें कहा गया था कि इंतजार कीजिए कुछ अच्छा होगा। उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, क्योंकि अभी ऐसे सीनियर नेता की ही जरूरत थी जो सत्ता और संगठन में संतुलन बैठा सके। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों एक जाति के थे, ऐसे में ब्राह्मण तबके से इतर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था और उसी की तर्ज पर मूल ओबीसी को अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि पहले जाट समाज से आने वाले सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उपराष्ट्रपति पद पर भी जाट समाज से ही जो जगदीप धनखड़ विराजे हैं, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अब पार्टी ने तय किया कि मूल ओबीसी जो कि काडर वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है, उसे संतुष्ट किया जाए। हालांकि घाटी समाज का कुछ ज्यादा जनाधार वाला वोट बैंक राजस्थान में है नहीं, मुश्किल से 1.5 लाख के करीब वोटर ही होंगे, लेकिन ये मैसेज देने का प्रयास है पूरे राजस्थान के मूल ओबीसी तबके को कि जो काडर वोट बैंक माना जाता है पार्टी का, उसे संतुष्ट किया जाए, उसे खुश किया जाए, ताकि आने वाले जो उपचुनाव है उसमें जो मूल वोट बैंक है वो पार्टी के साथ लामबंद हो, पार्टी के साथ खड़ा दिखे, ताकि भविष्य में उन्हें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो सुथार हो, माली हो, घाची हो, इन तमाम तबकों को पार्टी अब आने वाले समय में अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है, क्योंकि लगातार ये जो जातियां हैं, ये जो तबके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं आजादी के बाद से। तो ऐसे में ये ना छिटके और बीजेपी नए प्रयोग करती रहे, इसीलिए ये प्रयोग किया गया। और जहां तक मदन राठौड़ की बात है, मदन राठौड़ डिजर्विंग कैंडिडेट है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि राज्यसभा के सांसद तो वो हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन अगर कोई व्यक्ति इस दौर में कर सकता है तो उसके लिए उपयुक्त चॉइस मदन राठौड़ है। क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर अब सरकार चला रहे हैं, काफी नया प्रयोग है, क्योंकि वो संगठन में तो काफी महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे, 4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, संगठन चलाने का अच्छा अनुभव है, लेकिन विधायक पहली बार बने हैं, पहली बार विधायक बनते ही वो मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे में कार्यकर्ताओं के काम हो, अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पार्टी को नुकसान नहीं हो, इसलिए मदन राठौड़ का प्रयोग किया गया है, ताकि 5 सीटों में अभी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है जहां भी उपचुनाव होने में। ऐसे में पार्टी वहां अच्छा गेन कर सके, पार्टी को वहां विजयश्री हासिल हो। ऐसे में
काफी विचार विमर्श के बाद मदन राठौड़ का नाम तय हुआ है। हालांकि नाम कई थे, माली समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाना जाना था, इस प्रकार की खबरें थी, और 4 प्रमुख नाम माली समाज से थे, जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मंत्री रहे अशोक सैनी भादरा, और वर्तमान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत। ये 4 नाम माली समाज से चल रहे थे। वहीं गुर्जर तबके से अलका गुर्जर का नाम चल रहा था, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री है। ऐसे ही ओबीसी तबके से अगर देखा जाए तो विराटनगर के विधायक कुलदीप धनगढ़ का नाम भी था, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। तो इन तमाम नामों में अगर किसी ने माइलेज लिया तो वो मदन राठौड़ थे, और मदन राठौड़ पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ये बताइए कि इनके लिए कितना टफ चैलेंज होगा मदन राठौड़ के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी बात ये कि हमने लोकसभा में देखा, जिस तरह से विधानसभा में भी देखा, जिस तरह से बीजेपी को लॉस हुआ है संगठन के रूप में या कार्यकर्ताओं के रूप में जमीनी हकीकत पे, क्या उसको मदन राठौड़ साथ पाएंगे? और क्या इस बदलाव से जमीनी हकीकत पे खुशी है, या अंदर भी आपको लग रहा है कि इसको लेकर भी गुटबाजी हो सकती है? लगभग देखिए, मदन राठौड़ संघ की पहली पसंद है, और मदन राठौड़ के नाम से किसी प्रकार की गुटबाजी होगी ये फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि काफी न्यूट्रल फेस है। काफी सभी जो भी गुट भारतीय जनता पार्टी के उनकी तरफ से एक्सेप्ट किए जाने वाला फेस है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और किसी गुट विशेष का ठप्पा इन पर लगे, ऐसा मदन राठौड़ का व्यक्तित्व नहीं है। और जहां तक बात इनके प्रयोग के बाद पार्टी की दशा और दिशा की बात है, तो देखिए काफी सीनियर चेहरा है, काफी समझदार चेहरा है। ऐसे में इनके बाद निश्चित ही पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो आम वोट जो कार्यकर्ता है, जो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता, वो इन तक सहजता पूर्वक पहुंचेगा। और मदन राठौड़ का जब नाम कल सामने आया, उसके बाद जब बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने कहा भी कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता, जो मुझसे सीनियर नेता हैं, उनसे लगातार संपर्क साधे रखेंगे, उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और नए कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जो वर्ग आज तक बीजेपी के साथ नहीं जुड़े, उनको कैसे लामबंद किया जाए पार्टी के साथ, और सत्ता संगठन के बीच बेहतर तालमेल बैठाया जाए, ये प्रमुखता रहेगी। और निश्चित रूप से मदन राठौड़ इसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि मदन राठौड़ का एक बड़ा अनुभव संगठन चलाने का है। और जहां तक आपका सवाल था कि उनके सामने चैलेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा अगर चुनौती मदन राठौड़ के सामने फिलहाल कोई है तो 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है, क्योंकि अब 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और इन 5 सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। ऐसे में एक भी सीट अगर आती है तो वो मदन राठौड़ के लिए एक बड़ा गेनिंग पावर होगी, क्योंकि अभी हाल ही में 25 सीटों पे हुए लोकसभा चुनाव में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जबकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो एक बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी। ऐसे में मदन राठौड़ को अब कई प्रयोग करने होंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार नाराज चल रहे हैं उनको पार्टी के पक्ष में लामबंद करना होगा, चाहे वो किसी भी गुट से जुड़े हुए हों, उनकी जो नाराजगियां हैं उनको दूर करना होगा, और गुट ना पनपे ये मदन राठौड़ को करना होगा। क्योंकि हमने देखा पिछले करीब 1 साल में कई गुट प्रभावी हो गए पार्टी में, जिससे कि नुकसान अगर हुआ है तो वो पार्टी को हुआ है, और यही कारण रहा कि लोकसभा के चुनाव में 11 सीटें गंवानी पड़ी। ऐसे में अब सभी गुटों को, सभी वर्गों को साध कर आगे बढ़े और खुद किसी प्रकार की लॉबिंग में और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, ये मदन राठौड़ के सामने सबसे बड़ी चैलेंज भी होगा और चुनौती भी होगी। हालांकि मदन राठौड़ का अभी जो भाग्य है वो काफी परवान पर है, क्योंकि 7 महीने हुए हैं और दूसरा बड़ा ओहदा उन्हें मिले हैं। पहले अप्रैल में वो राज्यसभा के सांसद बने और अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। हमारे साथ लगातार बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अब तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो गई ना, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल और विजय राठकर के बारे में भी, हालांकि वो तो जिम्मेदारी अपनी संभाल ली है, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल को भी नई जिम्मेदारी मिली है। बाबूलाल
जी, उनको भी राजस्थान का जिम्मा दिया गया है और प्रभारी के तौर पर उनको भी साबित करना पड़ेगा कि राजस्थान में जिस तरह की चुनौतियां हैं उनको नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर के और उन्हें भी मुकाबला करना है, क्योंकि 5 उपचुनाव में अगर पार्टी कुछ सीटें जीतती है तो उन प्रभारी बनने के बाद में उनके लिए भी वेलकम सेफ होगा, और अगर पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं आता है तो फिर उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। तो जो नए प्रभारी हैं, नए अध्यक्ष हैं, इन दोनों के लिए चीजें आसान नहीं रहेंगी और इसलिए माना यही जा रहा है कि मदन राठौड़ है, दिखने में तो युवा दिखते हैं लेकिन उम्र 70 पार है उनकी, तो अब वो किस तरह से इस उम्र के पड़ाव पर आकर के और पार्टी नेतृत्व को और ज्यादा मजबूत करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, क्योंकि बीच में जो यानी कि 2 नेता अध्यक्ष के तौर पर आए उनकी उम्र इतनी नहीं थी। मदन लाल सैनी के बाद में सतीश पूनिया जब अध्यक्ष बने थे तो उनकी जो उम्र थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और अब सीपी जोशी जब बने थे तो वो भी सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कमान संभाली थी, लेकिन मदन राठौड़ के पास उम्र भी है और तजुर्बा भी है, और ऐसे में उनकी जो यानी कि शालीनता है, सादगी वाली जो छवि है वो कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। और जिस तरह से लखबीर भी बता रहे थे कि जो छोटी छोटी जातियां हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा खड़ी रही हैं, जब शुरुआती दौर था बीजेपी राजस्थान में अपनी जड़ें गहरी कर रही थी और भरत सिंह शेखावत ने छोटी छोटी जातियों के दम पर बीजेपी को राजस्थान में खड़ा कर लिया था और फिर बड़ी जातियों का अपने साथ में उन्होंने लिया था, तो उस वक्त से लेकर के अब तक जिस ये जाति से बिलोंग करते हैं मदन राठौड़, तो उस जाति का सहयोग बीजेपी के प्रति रहा है। और इस बार की जो भजनलाल कैबिनेट है इसमें ओबीसी को जितनी तवज्जो दी गई है शायद इससे पहले किसी भी सरकार में रावत कैबिनेट मंत्री नहीं रहा, कुमावत कभी कैबिनेट मंत्री नहीं था सालों से, और दूसरी जो और जातियां थी उन पर भी इतना फोकस कभी रहा नहीं है। इस बार फोकस है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जानती है कि जो एक एक वोट यानी एक एक बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह से एक एक वोट से चुनाव जीत लिया जाता है, तो ऐसी छोटी छोटी जातियों को साथ लेकर के और फिर बड़ी जातियों को अपने साथ में ला करके एक माहौल बनाने में बीजेपी हमेशा से माहिर रही है, और उनको पता है कि संगठन में काम करने के लिहाज से इन छोटी जातियों को मौका देना ज्यादा बेहतर रहता है, और इन जातियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ज्यादा कारगर भूमिका निभाते हैं बूथ के ऊपर पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के मकसद से, तो इनको ज्यादा मौके दिए गए हैं और यही मौके जो है बीजेपी हमेशा देती रही है। और ये जो नया प्रयोग है मदन राठौड़ का, इसकी गूंज भी वो धरातल तक लेकर के जाना चाहती है कि बूथ का कार्यकर्ता ये एहसास कर सके कि मेरा जो अध्यक्ष है वो एक साधारण कार्यकर्ता रहा है, वो जिला अध्यक्ष रहा है, उसने संघ के लिए बरसों काम किया है और निस्वार्थ भाव से समर्पण भाव से पार्टी को उसने सालों दिए, इसलिए भले उनका टिकट कटा हो लेकिन उसके बाद में पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया और फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनकी ताजपोशी तक कर दी गई। तो बीजेपी एक इस तरह का संदेश देना चाहती है कार्यकर्ताओं को कि आप लोग काम करते रहिए, पार्टी आपका हमेशा ध्यान रखती है, पार्टी के का जो कैमरा है उससे आप बच नहीं सकते, उसकी निगाह में आप हैं, आप अंडर सर्विलेंस हैं। ये जो चीजें हैं इसी के जरिए बीजेपी अपनी काडर को मजबूत करने की कोशिश हमेशा से करती रही, और इस बार भी ये जो प्रयोग किया गया है इसके पीछे का सच भी यही माना जा रहा है। कल जब चर्चाओं में नाम थे इस्तीफे की पेशकश की जब खबरें आई थी तो हमने सबसे पहले कहा था कि मदन राठौड़ सबसे ज्यादा आगे हैं रेस में, क्योंकि उनका लो प्रोफाइल होना है उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो अकेले आपको घूमते हुए कहीं मिल जाएंगे, कहीं पर ये जरूरी नहीं होता था कि 2-4 नेता साथ हो, कार्यकर्ता साथ हो तो ही वो कहीं नजर आएंगे, वो अकेले ही अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर के मंत्रियों के यहाँ पर मिल जाते थे, बड़े नेताओं के यहाँ पर वो बैठे मिल जाते थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार वाले नेता रहे हैं मदन राठौड़, और इसीलिए पार्टी को लगा कि ये जो सौम्य शांत चेहरा है इसको अगर कमान दी जाती है राजस्थान की तो ये कहीं ज्यादा उपयोगी साबित होंगे उन नेताओं के मुकाबले जो यानी कि बेड़ा लेके चलते हैं, काफिला लेकर चलते हैं गाड़ियों का। उस मामले में मदन राठौड़ बहुत ही साधारण से नेता है, इसलिए जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ देने के लिए, तमाम जातियों को अपने साथ में जोड़े रखने के लिए एक नया एक अभिनव प्रयोग बीजेपी की ओर से किया गया है, और आने वाले दिनों में अब देखना होगा क्योंकि उनको नई टीम बनानी है, उस टीम में कौन कौन चेहरे होंगे,
किन किन को वो अपने साथ में लेते हैं, क्योंकि पाली जिले से ताल्लुक रखते हैं और जयपुर में बहुत कम वक्त वो दे पाए थे अब तक, लेकिन अब उनको जयपुर में भी वक्त देना पड़ेगा, दिल्ली में उनको संसद में भी, राज्यसभा में अपनी प्रभावी भूमिका निभानी पड़ेगी, और इसके अलावा उनको अपने पाली जिले में जहाँ से वो चुन करके आते हैं वहां के आसपास के इलाके में भी काम करना पड़ेगा। तो एक तरह से मदन राठौड़ में ये क्षमता है कि वो संसद में भी अपने इलाके की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, जयपुर में बैठकर पूरे राजस्थान के नेताओं कार्यकर्ताओं को पूरा वक्त दे सकते हैं, संगठन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और अपने इलाके के लोगों में सुध भी ले सकते हैं। क्योंकि जहां जहां भी बीजेपी ने उनको चुनाव में भेजा किसी भी राज्य में, तो वो वहां पर कई महीनों तक कैंप करके आए। इस बार भी उन्होंने तेलंगाना में कई महीने गुजारे, आंध्र प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा दूसरे जो भी स्टेट थे लोकसभा चुनाव में, राजस्थान से बाहर जाकर के उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले नेताओं में उनका नाम भी है। तो बीजेपी की निगाह में उनका काम है और बीजेपी को पता है कि मदन राठौड़ की संगठन की जो खूबी है वो क्या है और किस तरह से वो अपनी रणनीतियों को अंजाम देकर के पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम आया तो सब लोगों को लगा कि एक साधारण नेता को जिम्मेदारी दी गई तो सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। हालांकि अभी कहीं असंतोष की आवाजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन भीतर का खाने जो है चिंगारी दबी हुई है, उस चिंगारी को बीजेपी हमेशा शांत रखना चाहती है कि ऐसे नेता को आगे लाकर जिसको लेकर किसी तरह का विरोध ना उपजे, और ऐसे में मदन राठौड़ इस मामले में और नेताओं के मुकाबले की साबित हो सकते हैं। आमने सामने लखबीर देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा और इधर से मदन राठौर, और आमने सामने ये भी देखा गया है कि कई बार विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर रहे और उनको मजाकिया अंदाज में मदन राठौर बोलते रहे आप तो डोटासरा हैं। तो आमने सामने ये भी देखना होगा कि दोनों अध्यक्ष कितने अपने अपने पार्टी के लिए कारगर साबित होते हैं उपचुनाव के लिए। लखबीर देखिए, पहले तो ये बात करेक्ट कीजिए कि गोविंद डोटासरा भले ही विधानसभा में है, लेकिन मदन राठौड़ फिलहाल विधानसभा में नहीं, पूर्व में सुमेरपुर से लगातार विधायक रहे, अभी वे राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन सदन में कैसे प्रभावी रणनीति सत्ता पक्ष की रहे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मदन राठौड़ निभाएंगे, क्योंकि विधानसभा में एक लंबा अनुभव उनको रहा है। और मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के विधायक मंत्री अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि मदन राठौड़ खुद को भी एक अच्छा अनुभव है। और गोविंद डोटासरा जैसे प्रदेश अध्यक्ष का विपक्ष में होना और उसके सामने मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में रहते हुए संगठन को मजबूती से चलाएगी और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देगी। और यही खूबी है एक अनुभवी और कार्यकर्ता की, एक अनुभवी और अनुशासित नेता की। और उसी तर्ज पर मदन राठौड़ का चयन भी हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के सामने चुनौतियां पार्टी के बाहर भी हैं तो पार्टी के भीतर भी हैं। और ऐसे में उन तमाम चुनौतियों को कैसे पाटा जाए, और उन तमाम चुनौती को पाटने में अगर कोई उपयुक्त चेहरा हो सकता था तो उनमें से एक नाम मदन राठौड़ ही थे। और निश्चित रूप से इसीलिए एक शांत स्वभाव, सॉफ्ट छवि और जमीन और धरातल से जुड़े हुए मदन राठौड़ का चयन भी हुआ है, क्योंकि पार्टी को अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। हाल ही में सरकार बनी है, लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, लेकिन उपचुनाव 5 सीटों पर होने हैं, पंचायत राज के चुनाव होने हैं, फिर आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता में रहते हुए, सरकार चलाते हुए पार्टी की परफॉर्मेंस चुनाव में डाउन नहीं हो जाए, ये बड़ा फोकस प्रदेश अध्यक्ष के सामने होगा। और ऐसे में सरकार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी सरकार में भी ना हो और संगठन का कार्यकर्ता नाराज नहीं हो, क्योंकि जब सरकार होती है प्रदेश में और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी होती है कि हमारे काम प्रमुखता पर हो, पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करते हैं वो नाखुश ना हो, ये पार्टी भी चाहेगी। और निश्चित रूप से वो ये बताइए, ठीक है, जरा वर्किंग स्टाइल बताइएगा मदन राठौर की, क्योंकि 2 बार से विधायक भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है? क्योंकि वर्किंग स्टाइल जैसी होगी उसी का प्रभाव पड़ेगा 5 जिले में जो उपचुनाव होने वाले हैं। लखबीर, उसका देखिए, 70 के करीब उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी काफी मेहनतकश माने जाते हैं मदन राठौड़। काफी मेहनती के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और
संगठन की बारीकी से परख रखते हैं। जमीनी स्तर पर एक बड़ा नेटवर्क उनका है, मारवाड़ में बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, अच्छी वर्किंग स्टाइल है और सिर्फ पाली तक उन्हें सीमित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाली में भले ही वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुमेरपुर से एमएलए रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान भर में उनका नेटवर्क है और जो संघ के समय वो प्रचारक रहे उस दौर के जो उनके संबंध हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें अब मजबूती प्रदान करेंगे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और निश्चित रूप से वो मजबूती पार्टी को मिलेगी भी। और जब वो उप मुख्य सचेतक थे और पार्टी के विधायक थे, सदन में जब बोलते थे तो लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे। वरिष्ठ नेताओं की नजर भी उन पर थी, क्योंकि बारीकी से वो विषय को उठाते थे और चाहे सत्ता पक्ष में रहे हो विपक्ष में रहे हो, लगातार सभी का ध्यान उन्होंने खींचा है। ऐसी तैयारी कर वो सदन में आते थे और निश्चित रूप से अब उसका नजारा हमें राज्यसभा में देखने को मिलता है जब वो बोलते हैं। तो निश्चित रूप से काफी मेहनत कश मदन राठौड़ रहे हैं और वर्किंग स्टाइल की जहां तक बात की जाए तो जो भी दायित्व उन्हें सौंपा जाता है निश्चित रूप से उसमें उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं। जब भी उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी देकर या चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देकर बाहर के राज्यों में या बाहर की सीटों पर भेजा जाता है तो निश्चित रूप से पूरा स्टडी करते जाते हैं। वहां के टोली के साथ बैठना, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ऐसी रणनीति तैयार करते हैं कि पार्टी को वहां फायदा हो। और निश्चित रूप से वो अनुभव जो है 50 साल की राजनीति का, 40 साल की राजनीति का, वो अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैसे पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने के लिए मिले या किया जाए, उसमें भरपूर कोशिश मदन राठौड़ की रहेगी, क्योंकि मदन राठौड़ को अनुभव है छोटे छोटे तबकों को साथ लाकर पार्टी को मजबूत करने का, और मदन राठौड़ को अनुभव यह भी है कि कैसे वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चले बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, और यही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है लखबीर, अभी देखना होगा कि अनुभव कितना ज्यादा परिणाम में तब्दील होता है आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर और बाबूलाल, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि फेरबदल हो चुका है बीजेपी के राजस्थान की सियासत में। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ को उतारा गया है और साथ ही प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं।